तो चलिए हम बात करेंगे आज की जो कहानी है उस कहानी को आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और राजकोषीय नीति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजकोषीय नीति क्या है, इसकी क्या कहानी है, हम ये जानेंगे। फिस्कल पॉलिसी के बारे में, बजट के बारे में, इन सब के पीछे की कहानी को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। सो कहानी की शुरुआत कर रहे हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति का मतलब क्या है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, हम इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजकोषीय नीति एक छोटा सा चैप्टर है। मैं आपको 20-25 मिनट के अंदर में संपूर्ण पूरी तरीके से राजकोषीय नीति को मैं आपको समझा दूंगा। एक छोटी सी कहानी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी है कि कैसे राजकोषीय नीति को आप समझो कि राजकोषीय नीति क्या है, किस तरीके से काम करती है। एक गांव है, मान लिया कि एक गांव है और एक छोटा सा गांव है। कोई भी गांव नाम ले लो, रामपुर नाम ले लो, आशापुर नाम ले लो। मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है रामपुर। रामपुर काफी फेमस है, फिल्मों में रामपुर को अक्सर दिखाया गया है। तो एक रामपुर नामक एक गांव है। अब उस गांव में, छोटा सा गांव में, प्रधानमंत्री विजिट करने के लिए आए हैं। गांव वाले हैं, वित्त मंत्री भी है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। गांव वाले जो हैं, जिनके पास काम नहीं है, बाजार नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, तो वित्त मंत्री का काम है कि भैया बजट बनाते हैं, फिर गांव की स्थिति को बेहतर करेंगे, पैसा कहां खर्च हो ये भी तय करेंगे। तो फाइनली एक तैयार करना होगा हमें, राजकोषीय नीति तैयार करना होगा। यानी जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। अब ये जो राजकोषीय नीति है, उस राजकोषीय नीति को हम समझेंगे कि दरअसल ये राजकोषीय नीति है क्या, राजकोषीय नीति किस तरीके से काम करती है, इसका क्या उद्देश्य है। तो राजकोषीय नीति को हम लोग यहां पर समझेंगे। राजकोषीय नीति को हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब ये राजकोषीय नीति तैयार करना होगा। अब आप देखिए, राजकोषीय नीति क्या है? एक गुप्त योजना है जो गांव को बदल सकता है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि रामपुर एक गांव है, गांव की हालत बहुत ही खराब है ना। वहां सड़कें टूटी हुई है, लोगों के पास काम नहीं है, बाजार तक सामान कह सकते नहीं पहुंचता था, है ना। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल गांव से बहुत दूर है। प्रधानमंत्री जी को जब इस गांव की हालत का पता चला तो उन्होंने वित्त मंत्री से कहा कि हमें कुछ करना होगा, हमें रामपुर जैसे गांव में निवेश करना होगा। यानी इस गांव में हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट करना होगा, निवेश करना होगा इस गांव में। इस गांव की हालत को ठीक करनी होगी, इस गांव की हालत को ठीक करनी होगी, है ना। अब क्या होगा भाई? तो वित्त मंत्री ने अपना मंत्र पढ़ा। वित्त मंत्री का एक ही मंत्र है, उनका मंत्र है, वो है राजकोषीय नीति। ये राजकोषीय नीति के माध्यम से ही गांव की स्थिति को ठीक करना चाहेंगे। तो वित्त मंत्री ने कहा कि हमें सरकारी पैसा खर्च करना होगा, हमें सरकारी पैसा खर्च करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा कि विस्तारवाद नीति, विस्तारवाद नीति, विस्तारवाद नीति को अपनाना होगा, जिसको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहते हैं। विस्तारवाद नीति, है ना। विस्तारवाद, इसको पूरा ही लिख देते हैं, विस्तारवाद राजकोषीय नीति, राजकोषीय
राजकोषीय नीति को अपनाना होगा, विस्तारवाद की राजकोषीय नीति को अपनाना होगा। अब हम आगे चल करके समझेंगे जिसको हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। इस विस्तारवाद नीति को हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं, यानी खर्चा करना। एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहा जाता है ना। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो उनमें क्या किया वो विस्तारवाद नीति में, वो क्या करेंगे, वो गांव में सड़क बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड दिया। यानी इस नीति के माध्यम से उन्होंने फंड का मतलब यहां पर आगे चल करके हम लोग बजट पढ़ेंगे, ये बजट बनाएंगे। वो आगे चलकर फंड का मतलब बजट, और ये बजट कितना तैयार किया उन्होंने, 5 करोड़ रुपए के बजट उन्होंने तैयार किया, 5 करोड़ का फंड जारी किया। और उस 5 करोड़ के माध्यम से वो स्कूल के लिए पैसा दिए। यानी इस रामपुर गांव में अब इस रामपुर गांव की जो जरूरतें हैं, अब इस जरूरत को हम यहां पर पूरा करेंगे। पहला जरूरत है स्कूल, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल चाहिए था। अब स्कूल को ठीक करेंगे। 5 करोड़ रुपए का फंड इस रामपुर गांव को मिल रहा है राजकोषीय नीति के माध्यम से, यानी रामपुर गांव पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है 5 करोड़ रुपया स्पेशल। यही बजट है, यही फंड है, यही राजकोषीय नीति के विस्तारवाद नीति है आपका, है ना। तो विस्तारवाद नीति के माध्यम से, विस्तारवादी नीति के, राजकोषीय नीति के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में। अब गांव में सड़क बनाने के लिए कितनी चाहिए भाई, 5 करोड़ का फंड जारी करना है। तो इन्होंने गांव का सड़क ठीक करना है भाई, गांव का सड़क ठीक करना है। स्कूल, गांव का स्कूल भी है आपका, है ना। स्थानीय मजदूरों के लिए रोजगार की भी कही थी, तो हम यहां पर सरकार ने मनरेगा के बारे में आपको पता होगा, है ना। मनरेगा जो है के माध्यम से रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार, है ना, का सृजन करेंगे, ठीक है। सरकार किसानों के लिए उर्वरक और सब्सिडी भी देगी आपका, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये गांव की जो स्थिति है। अब इसके बाद क्या होगा, गांव को क्या चाहिए था, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए था, गांव सड़क की जरूरत थी, वहां के रोजगार के लिए चाहिए था, ये रोजगार भी चाहिए था, सब कुछ आपका। अब इसके बाद क्या होगा भाई, क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद ये होगा कि जैसे ही सड़क बनी टूक आने लगा, बाजार जुड़ गया, है कि नहीं। जैसे ही सड़क बनी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस की शुरुआत हो गई, बहुत सारी वाहन व्हीकल्स, ट्रक, गाड़ी, ये सब कुछ आने लगे। और जैसे आने लगे तो अब बाजार, गांव से बाजार जुट, ये रामपुर गांव का कनेक्शन अब किससे हो गया भाई, बाजार से हो गया, क्योंकि सड़क बन चुकी है आपका। किसान अब अपना जो है माल जो है, अपना जो है फसल जो है, अपनी जो उपज जो है, अब वो शहर भेजने लगे, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, अच्छी खासी। तो किसानों की आय भी दुगनी होने लगी, मजदूरों के लिए रोजगार मिला। मजदूर जो है किस खेती बाड़ी भी करते थे गांव के अंदर में, शहर में जाकर के भी कमा रहे हैं और फिर से लौट रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई भी शुरू हो गई आपका। अब गांव में पैसे की आवाजाही बढ़ गई। इसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे आर्थिक हमने गतिविधि किया। क्यों भाई, आर्थिक गतिविधि। अब हम इसको समझेंगे कि ये आर्थिक गतिविधि हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो गई आपका।
आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होना शुरू हो गया, है कि नहीं। अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? देखो, मैं कहानी के माध्यम से चीजों को समझा रहा हूं ताकि जो है आपको आसान हो समझने में। सरकार को फायदा कैसे होगा? सरकार को फायदा हुआ कि लोगों की आय बढ़ गई। अब ये जो गांव में मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, उनकी आय बढ़ी, है ना। लोग उनसे क्या करें? अब जैसे ही आय बढ़ेगी, लोग सामान खरीदेंगे, तो सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को टैक्स मिलेगा। टैक्स से सरकार, ये जीएसटी से सरकार को टैक्स मिलेगा। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, तो ये जीएसटी मिलेगा सरकार को, टैक्स मिलेगा सरकार को। कंपनी वाले को फायदा होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा आपका। कुछ समय के बाद सरकार टैक्स थोड़ा बढ़ाया और खर्च थोड़ा कम किया, यानी कि एक तरीके से संकुचनात्मक राजकोषीय नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि सरकार को इन सभी चीजों से फायदा मिला। तो एक बारे में हम आपको यही समझाने की कोशिश किया, क्या सीख मिली इससे? सवाल राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति की एक कहानी की तरह है। अगर सरकार सही समय पर खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, करे और सही समय पर टैक्स लगाए, तो देश में अर्थव्यवस्था एक गांव की तरह बदल सकती है, गांव की तरह बदल सकती है। तो ये राजकोषीय नीति, यहां पर आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के बाद जो है कि राजकोषीय नीति क्या है। क्या है राजकोषीय नीति, इसको आप समझना होगा। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और खर्च संबंधित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय उत्पादन एवं रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव रोकने के लिए प्रयुक्त की जाती है। या फिर साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी वह नीति है, आप लिखिएगा भी इसको, कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत या जिसके तहत सरकार अपने राजस्व यानी कि रेवेन्यू और व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, है ना, आप कह सकते एक्सपेंडिचर का प्रबंधन करती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विकास और रोजगार को सुनिश्चित किया जा सके। उसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो राजकोषीय नीति उसी को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरे शब्दों में राजकोषीय नीति का सीधा संबंध राजकोष अथवा राजस्व से है, जो सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित। राजकोषीय नीति का उपयोग करते हुए सरकार विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य को, जैसे आय का पुनर्वितरण, सामाजिक आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास, समावेशी विकास को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और खपत को प्रभावित करती है। उसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं, है ना। तो राजकोषीय नीति मुख्य रूप से दो चीजों पर आधारित होती है, आप इसको समझिएगा। राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं, राजकोषीय नीति ये दो चीजों पर कार्य करती है, दो चीजों पर। पहला जो है सरकारी खर्च यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, ठीक है। पहला क्या है भाई? सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं अगर आप चाहे तो।
एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजकोषीय नीति का, वो है कर नीति। कर नीति का मतलब होता है कर, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। कर नीति यानी कि टैक्सेशन, टैक्सेशन, टैक्सेशन की बात कर सकते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, ये दो चीजों पर कार्य करती है। और केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय में ये बनता है, यानी कि ये सारा खेल जो है, ये सारी जो चीजें हैं वो तैयार होता है कहां? वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय के अंदर, है ना। ये बजट यहीं से बनता है, यहीं से बजट की कहानी की शुरुआत होती है ना। तो ये राजकोषीय नीति जो है सरकारी खर्च और वित्त मंत्रालय कर नीति के बेसिस के आधार पर इसको किया जाता है, ठीक है। अब आपको ये समझना होगा, पॉइंट में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है। राजकोषीय नीति का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की बात कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। राजकोषीय नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अब राजकोषीय नीति का उद्देश्य की अगर हम चर्चा करोगे तो सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि भाई आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, मतलब आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, है कि नहीं। आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, है ना। दूसरा और क्या हो सकता है भाई? दूसरा हो सकता है कि भाई मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, है कि नहीं। अब मुद्रास्फीति का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रास्फीति का नियंत्रण हम करेंगे। अब नियंत्रण कैसे करेंगे भाई? तो ये राजकोषीय नीति दोनों मिलकर के तैयार करेगा, किसके साथ? तो करेगा आपका आरबीआई के साथ मिलकर। इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है आपका राजकोषीय नीति का, है ना। देश में सबसे बड़ी राजकोषीय नीति यानी कि कौन? इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, उस बेरोजगारी को कम कौन करेगा? कौन करेगा बेरोजगारी को कम? बेरोजगारी को कम करना, ये राजकोषीय नीति का ही मकसद है कि बेरोजगारी कम हो आपका देश के अंदर में। योजना लेकर के आए, प्रोग्राम लेकर के आए, है कि नहीं। साथ साथ में अब सबसे एक प्रमुख और भी है, एक है वो राजकोषीय घाटा को कम करना, राजकोषीय घाटा को कम करना, राजकोषीय घाटा को कम करना। तो दूसरी बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ भी हम कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ का मतलब है, सिंपल सी बात है कि वितरण में समानता लेकर के आना। तो ये प्रमुखता रूप से राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। ये चीजों को हम लोग यहां पर समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब देखो आप, हमने कहा यहां पर पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, मूल्य की स्थिरता, ये मुख्यतः इसी के प्रिंसिपल काम करता है। राजकोषीय नीति में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेन्यार्ड कीन्स, मैंने कहा था जॉन मेन्यार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब यानी कि फादर ऑफ व्यापक अर्थव्यवस्था के जनक माना जाता है ना। उनके सिद्धांत पर आधारित है और उनका सिद्धांत मूल रूप से बताता है कि सरकारी कर स्तर और सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर और घटाकर व्यापक आर्थिक उत्पादकता यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्शन स्तर को प्रभावित कर सकती है।
तो राजकोषीय नीति का सीधा संबंध राजकोष से है, राजस्व से है, जो सार्वजनिक आय व्यय ऋण से संबंधित है। आजकल राजकोषीय नीति आर्थिक स्थिरता पर्याप्त मानी जाती है। ये बातें तो हम लोगों ने देख लिया। अब यही बातें हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य के बारे में। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि अभी हमने बताया। पहले हम लोग बताया संसाधन की गतिशीलता। संसाधन की गतिशीलता का मतलब यहां पर है कि जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को एक्टिविटी में लाना है, आपके उसके प्रयोग में लाना है ना। संसाधनों की गतिशीलता, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास मानवीय संसाधन है, ह्यूमन डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ है हमारे पास। मानवीय संसाधन भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है। उसी प्रकार से सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है आपका सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं, सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं। फिर मूल्य में स्थिरता की बात करें, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, आप पूर्ण रोजगार सृजन की बात करें, कंप्लीट आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, एक बैलेंस डेवलपमेंट की बात करें, ये सब कुछ राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य के तौर पर देखा जाता है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी आपको बताया था कि ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है आपका, है ना। तो ये इस बेसिस के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भाई राजकोषीय नीति का उद्देश्य है ना। अब हम ये बताइए, समझिएगा उसी प्रकार से इसका उपकरण क्या है। उपकरण है जैसे कर और कराधान, जैसे टैक्स एंड टैक्सेशन के माध्यम से हम जो है राजकोषीय नीति को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम सार्वजनिक व्यय यानी कि अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात किया, तो उस पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से भी हम इस पर काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से सार्वजनिक ऋण के बारे में पब्लिक डेप्थ की बात करें, पब्लिक डेप्थ ये उपकरण के माध्यम से राजकोषीय नीति पर असर पड़ता है। बजट किस तरीके से आप बना रहे हैं उस पर असर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं इस पर भी असर पड़ता है। तो राजकोषीय जो नीति है ना, वो राजकोषीय नीति हर तरीके से आप कह सकते हो कि हर तरीके से राजकोषीय नीति जो है आपको इसका असर पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे समझो, राजकोषीय नीति 3 प्रकार से बातें हैं। पहला राजकोषीय नीति का जो प्रकार है वो है न्यूट्रल राजकोषीय नीति, यानी कि तटस्थ, यानी कि न्यूट्रल। और दूसरा जो है एक संकुचकारी कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टरी राजकोषीय नीति, जिसको हम कह सकते हैं संकुचनात्मक, इसको संकुचनात्मक भी कहा जाता है। संकुचनात्मक, है ना। कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। उसी प्रकार से विस्तारवादी एक्सपेंशनरी राजकोषीय नीति। अब इस 3 चीजों को समझिएगा, हालांकि मुख्य रूप से यही 2 है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। न्यूट्रल का क्या मतलब है, सबसे पहले न्यूट्रल के मतलब को समझ लो। न्यूट्रल में कुछ नहीं, वही है न्यूट्रल के अंदर में कि तटस्थ है। इस नीति का तात्पर्य संतुलित बजट है, जहां सरकारी खर्च राजस्व के बराबर हो, यानी कि जितना आपका आय हुआ ना उतना ही आपने खर्च कर दिया, जितना राजस्व आपने इकट्ठा किया उतना आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया, तो तटस्थ है आपका। तो इसके आगे का अर्थ है कि सरकारी खर्च पूरी तरह से राजस्व कर द्वारा वित्त पोषित है। कुल मिलाकर बजट परिणाम आर्थिक गतिविधि के स्तर पर एक तटस्थ प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये संकुचनात्मक राजकोषीय नीति क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है भाई? तो यहां पर जब सरकार खर्च कम करती है, संकुचित करना मतलब कम अपने मुट्ठी को बांध लेना, जब सरकार खर्च कम करती है और करों को बढ़ाती है ना, ताकि मुद्रास्फीति पर काबू हो सके। अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए तो सरकार सब्सिडी घटा सकती है या टैक्स बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए आप समझिए ऐसे,
हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, संकुचनात्मक की बात कर सकते, संकुचनात्मक राजकोषीय, संकुचनात्मक राजकोषीय नीति, कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। अब ये संकुचनात्मक राजकोषीय नीति जब आएगा, इस नीति का परिणाम क्या होगा, हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट, अब ये संकुचनात्मक राजकोषीय नीति होगा तो जाहिर सी बातें हैं कि पैसे क्या होंगे भाई, खर्च कम करती है सरकार। क्या करती है, जो ये खर्च है वो खर्च कम करती है सरकार। सरकार खर्च कम करती है, सरकार खर्च कम करती है संकुचनात्मक के अंदर में आपका, है ना। और क्या करती है भाई, खर्च करती है, ये तो करती है, जो कर है करों को बढ़ाती है, करों को बढ़ाती है, इसका मतलब टैक्सेशन, टैक्सेशन को भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है आपका, जिसके कारण जनता के पास पैसे कम हो जाते हैं आपका। कर को बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है जनता के पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे आपका। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुद्रा जो स्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन पर काबू ला सके, इन्फ्लेशन को काबू कर सके, इन्फ्लेशन को काबू कर सके, यानी उसे कंट्रोल कर सके या उसको कंट्रोल कर सके, इसके लिए ऐसा कार्य करती है आपका, काबू पाया जाए। उदाहरण के लिए जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार सब्सिडी को घटा सकती है और टैक्स को बढ़ा सकती है। यही बातें हैं, खर्च करना का मतलब सब्सिडी से लेकर सब कुछ को, है ना। तो इसको हमने क्या किया, इसको बोला हम लोगों ने संकुचनात्मक राजकोषीय नीति। संकुचनात्मक राजकोषीय नीति में जब सरकार खर्च कम करती है और करों को बढ़ाती है ताकि मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सके। उदाहरण के लिए अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार सब्सिडी घटा सकती है और टैक्स को भी बढ़ा सकती है। इसी को हम बोलते हैं, आप कह सकते हैं संकुचनात्मक। लेकिन यही बात अगर हम बात करें दूसरा राजकोषीय नीति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विस्तारवादी की बात करें, ये तो संकुचनात्मक आपने देख लिया, आपने देखा ये संकुचनात्मक। इसी के जगह पर हम दूसरा अगर हम विस्तारवादी की बात कर सकते हैं, विस्तारवादी, है ना, ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अब ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या है भाई, अब इस विस्तारवादी राजकोषीय नीति में इसका उल्टा है। यहां पर क्या होगा कि सरकार, है ना, खर्च करती है, सरकार खर्च बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, सरकार खर्च बढ़ा देती है। यहां पर जब सरकार ज्यादा खर्च करती हो और टैक्सेशन को कम कर दिया, यहां पर करों को क्या कर दिया, करों में कटौती कर दिया, करों में कटौती कर देती है ना, ताकि लोगों के पास पैसे ज्यादा हो, आपका अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार बढ़े, है कि नहीं। उदाहरण के लिए कोविड-19, एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 को याद करो। अब कोविड-19 में के दौरान भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में अनाज, कैश ट्रांसफर, एमएसएमई में राहत हर जगह पर दिया। क्यों दिया भाई, ताकि जो है वो क्या कर सके, ताकि जनता के पास पैसे आए और जनता जो है डिमांड बढ़े। आपका कहानी हमने जो आपको बताया था उसके बेसिस के आधार पर इसको समझिए। तो ये दो चीजें हैं जो हमने आपको बताया। विस्तारवादी में हमने ये बताया कि इस नीति का उपयोग आमतौर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, यानी कि जीडीपी वृद्धि की दर को तेज करने के लिए या मंदी के दौरान ये विस्तारक राजकोषीय नीति अपनाया जाता है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि जीवन स्तर में वर्तमान मानकों को बनाया रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, आर्थिक विकास और कम बेरोजगारी दर को प्रोत्साहित करने के लिए कर कटौती
और सरकारी खर्चों में वृद्धि लागू की जाए। यह स्थायी नीति नहीं है क्योंकि इससे बजट घाटा होता है और सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये बातें आपने यहां पर चीजों को देख सकते हो। अब आप समझिएगा कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य के बारे में, जो पहले ही हमने आपको डिस्कस किया है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य, अब हमने कहा राजकोषीय नीति का उद्देश्य में पूर्ण रोजगार, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे मनरेगा इसी तरह की भिन्न भिन्न रोजगार योजनाओं का एक माध्यम है। हमने उस कहानी में रामपुर की गांव की कहानी को हमने दिखाया कि किस प्रकार से सरकार ने मनरेगा के माध्यम से वहां के लोगों को रोजगार का सृजन किया, स्कूल का निर्माण करवाया, है कि नहीं। तो ये कह सकते हो कि पूर्ण रोजगार में इस तरीके का योजना सरकार चलाती है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए उच्च आयकर में डिस्पोजेबल आय को कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग पर अंकुश लगेगा आपका। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए सरकार जो है कदम उठाती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। समावेशीय विकास, क्षेत्रीय संतुलन विकास का बढ़ावा, ये सारे प्रमुखता रूप से इसके उद्देश्य है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस लिया। अब इसको आप समझिएगा, भारत में राजकोषीय नीति का महत्व क्या है। भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति सार्वजनिक कह सकते हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निर्माण का दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। मैं सिंपल सी पढ़ दे रहा हूं। काराधन के माध्यम से राजकोषीय नीति अपनी कई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए काफी मात्रा में संसाधन जुटाने में मदद करती है। राजकोषीय नीति बचत दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में भी मदद करती है। राजकोषीय नीति निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आय और धन के वितरण में असंतुलन को कम करना भी है। मतलब कह सकते हो कि राजकोषीय नीति जो है कई, अब हमने आपको राजकोषीय नीति के जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी चर्चा किया था। प्रमुख इंस्ट्रूमेंट में आपका मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स है, जैसे आयकर, कॉर्पोरेटिव फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। अप्रत्यक्ष कर की बात कही, हम सरकारी व्यय की बात किया, हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में बात किया। उदाहरण के लिए 2003, 2024, 22-23-24 में बजट को आप देखो, पूंजीगत जो व्यय जो सरकार की थी 10 लाख करोड़ से अधिक किया गया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए और रोजगार का सृजन हो। पीएम आवास योजना सरकार ने लेकर के आया, बजट में लेकर के आया। क्यों भाई? गरीबों के लिए मकान का निर्माण हो, रोजगार का निर्माण हो, मांग दोनों बढ़े, है कि नहीं। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बेसिस के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। तो ये फाइनली राजकोषीय नीति। अब आप एक चीज समझिएगा कि दो चीजें मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में हम लोगों ने पिछले में आपको मौद्रिक नीति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इस दोनों के बीच में अंतर को आप समझो, बहुत जरूरी है। पहले इस तरीके से समझिए, पहलू ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। स्लाइड में ये चीजें हमने मेंशन नहीं किया है। एक तरफ लिखिए आप राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। और दूसरा तरफ हम लोग लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति, जो कि पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। हम इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब ये दोनों को समझिएगा। अब आपको सबसे पहला पॉइंट, अब नियंत्रण की बात कर सकते हैं, कंट्रोल की बात कर सकते हैं। ये नियंत्रण, अब बताइए राजकोषीय नीति का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। लेकिन अगर यहीं पर मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आपका पहला पॉइंट इस तरीके से। दूसरा, हम साधन की बात करें, क्या साधन है नियंत्रण करने का?
सरकार के वित्त मंत्री के पास जो साधन है वो कर और व्यय है, यानी कि टैक्स। कर यानी कि टैक्स, एंड व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा, यानी कि जिसके माध्यम से कंट्रोल करती है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, ये किसके माध्यम से कंट्रोल करती है? ब्याज दर हो गया, आप कर सकते हैं रेपो रेट हो गया आपका, या हम बात कर सकते हैं कि CRR हो सकता है, SLR हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है आपका। इसका उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य की बात करें, फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? मांग और रोजगार को बढ़ाना है कि नहीं? मांग और रोजगार को बढ़ाना, मांग और रोजगार को बढ़ाना, या फिर कह सकते हो आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ाना। हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ाना, है कि नहीं? यहीं पर इसका क्या है भाई? यहां पर तो यहां पर मुद्रा आपूर्ति की बात यहां पर हम कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति और महंगाई की बात कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति और महंगाई पर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। महंगाई, तो ये मुक्त रूप से दोनों के बीच के अंतर में ये हो गया। ठीक है, तो फाइनली यही बातें समझ में आ गई कि राजकोषीय नीति एक शक्तिशाली साधन है जो सरकार के खर्च और करों को नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था की दिशा को तय करती है ना? सो ये नीति जो है देश के विकास की बात करती है, देश में रोजगार और महंगाई को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं, और इसी राजकोषीय नीति के बारे में हम आपको आगे के क्लास में हम बजट पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं, जय हिंद।